हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अबाउट बायो। दिस इज शिवानी मैम। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग आपके बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चे देखो, बायोटेक्नोलॉजी के आप लोग क्वेश्चन जब देखेंगे ना, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, तो उसमें ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सोचेंगे ना तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। मतलब उन क्वेश्चंस को सिर्फ आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। एंड वहां पे क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली मेंशन भी है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट का यूज करें, इस क्वेश्चन को आप अपने टीचर्स से कंसल्ट करें। उन क्वेश्चंस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो इसीलिए इस वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस वो भी प्रैक्टिस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तो इस चैप्टर में से प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा फॉलो करता है इसमें सीबीएसई। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे करा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग अगर रीड करेंगे तो आपको दिखेगा पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, हम इसको हाईलाइट करके पढ़ते हैं। कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे 10 रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीटी की हेल्प से बनाए गए प्रोटीन्स, और उनको एक एज अ डायग्नोस्टिक, एज अ मेडिकल में यूज किया जाता है। हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ एक पढ़ा है, इंसुलिन के बारे में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप किया है, जो आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग चाहें इनको पढ़ सकते हैं, अनलेस ये क्वेश्चन नहीं आता है। मेनली आप सिर्फ इसमें से 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। ह्यूमन इंसुलिन आपको पता है किस लिए यूज होता है, वो डायबिटीज के लिए यूज होता है। हीरोडिन प्रोटीन आपको पता है ये एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है। ब्रेसिका नेपस प्लांट का नाम है। उस प्लांट के अंदर इसका जीन ट्रांसफर कराया गया था, फिर उस प्लांट्स के जो सीड्स थे उनसे मेडिसिन डेवलप की गई थी, जो मेडिसिन एज अ एंटी कोएगुलेंट की तरह काम कर रही थी। क्लियर? चलो, यहां तक डन है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच यू हैव लर्नड, कैन यू टेल whether enzymes are bigger or DNA is bigger in molecular size? How did you come to know? अब देखो, ये क्वेश्चंस भी आपका हॉट्स में है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, कि आपको पता है कि डीएनए बड़ा होगा या फिर एंजाइम्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली डीएनए बड़ा होगा साइज में, अगर हम नॉर्मली देखें, क्योंकि डीएनए के अंदर शुगर होता है, फोस्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। लेकिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, आपके प्रोटीन से बने होते हैं। ये चीज को हमें कैसे पता चला, जब हमने डीएनए और एंजाइम की मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया, उसकी हेल्प से हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन अ ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन सेल के अंदर जो ह्यूमन डीएनए, उसकी मोलर कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो, डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी लिखते कंसल्ट योर टीचर। आपको अपने टीचर को कंसल्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर हम देखिए बच्चों, एक न्यूक्लियोटाइड पेयर की उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है 330 डाल्टन, और जीनोमिक साइज क्या होता है ह्यूमन डीएनए का, हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी पढ़ा है, 6 × 10⁹ सो द कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, 330, बिकॉज डीएनए किससे बना है, जितने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं उतने, तो 330 इंटू 6 × 10⁹ हमने कर दिया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप लोगों को खुश मैम ने पढ़ाया होगा ना आप लोगों को, मोलैरिटी कैसे निकालनी है, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स क्या होते हैं, तो वहां का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव restriction endonuclease? जस्टिफाई योर आंसर। अब जब हम लोगों ने बच्चों इस कंसेप्ट को पढ़ा था, तो हमें क्या पता चला था कि आज ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन ई कोलाई, या फिर जितने भी हमारे बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होगा, बिकॉज यूकैरियोटिक डीएनए का जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनका जो डीएनए तो हाईली मिथाइलेटेड होता है। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में भी, सिर्फ बैक्टीरिया में, जो कि उनकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। सॉर्टेड यहाँ तक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, beside
better aeration and mixing properties. What other advantages do stirred tank bioreactor have over shaked flask? अब ये क्वेश्चंस बच्चों देखो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं कि जो हमारा स्टिर टैंक होता है उसका एक एडवांटेज आपको बताना है शेक फ्लास्क के ऊपर, बिकॉज जो हमारा स्टिर टैंक होता है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल, फोम कंट्रोल, सैम्पलिंग पोर्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, जो कि शेक फ्लास्क का मतलब एक ऐसा फ्लास्क जिसमें आपने सारे कंपोनेंट्स डाल दिए, कंपोनेंट्स को सिर्फ मिक्सिंग करने का काम करेगा। एक कॉन्टिन्यूस एजिटेटर मतलब होता है जो किसी चीज के अंदर कॉन्स्टेंटली मोशन बनाए रखे, कॉन्टिन्यूसली उसको मोशन में रखे, उसको बोलते हैं हम आपका एजिटेटर। तो स्टिर टैंक और शेक फ्लास्क में डिफरेंस ये होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, कलेक्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस बाय कंसल्टिंग योर टीचर। अगेन देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पे फोकस बिल्कुल मत करें अगर एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में है तो। अब मेनली क्या है कि आपको पता क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो है जिसको आप 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करो या फिर 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करो, दोनों साइड से सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल मलयालम, याद रहेगा। तो ऐसी कोई भी 5 सीक्वेंसेस आप बता सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना उसमें, बेस पेयर रूल, हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन आना चाहिए, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आना चाहिए। तो कोई भी 5 सीक्वेंस, 5 क्या आप 10 भी सीक्वेंसेस बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो ना, बिकॉज सिर्फ पैलिंड्रोमिक का ध्यान रखना है और कुछ नहीं देखना है आपको यहाँ पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, can you recall meiosis and indicate at which stage a recombinant DNA is made? क्या आप एक बार meiosis को रिकॉल करो, उसमें recombinant DNA मतलब क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, याद है चाइल्ड्स फॉर्मेशन होता है, पेकाइड। अभी हमने उस चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, उसमें रिकॉम्बिनेशन पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कैसे लिंकेज होता है। तो लिंकेज में प्रोसेस बताए थे, कौन से स्टेज में होता है meiosis 1 की, पेकाइडिन स्टेज में। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ अ रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय फॉरेन डीएनए इन एडिशन टू। ये क्वेश्चन भी कभी नहीं आएगा आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से रिगार्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस का भी लेवल आप लोगों को समझना पड़ेगी, क्या एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत फोकस करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, देखो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको पता है डीएनए के ऊपर एक ऐसी सीक्वेंस होती है जहां से आपका डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट होता है, और अगर किसी डीएनए के ऊपर ओआरआई साइट नहीं है तो क्या वो कभी भी रेप्लिकेशन कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एंड ओआरआई साइट का एक और काम होता है, ये आपके डीएनए की कितनी कॉपी नंबर्स बनाने हैं उसको भी कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड, बायोरिएक्टर्स क्या होता है बेटा, बायोरिएक्टर्स होते हैं आपके लार्ज वेसल्स अराउंड 100 से 1000 लीटर के, जिसके अंदर आप कोई भी रॉ मटेरियल डाल देते हैं जिसको आप बायोलॉजिकली चाहते हैं कि वो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बायोरिएक्टर क्या करता है, आपके उस रिएक्शन को, आपके उस मीडियम के एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब प्रोवाइड कराता है। कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आपका स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन लिखना, सॉर्टेड, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब मैंने आप लोगों को समझाया था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करता है। आपने अपना लार्ज वेसल्स मतलब बायोरिएक्टर्स में कोई भी प्रोटीन प्रिपेयर कर लिया, अब ये थोड़ी ना आप उसको बायोरिएक्टर से निकाला डायरेक्टली जाके मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया, आपको उससे पहले उसकी पैकेजिंग प्रॉपर कराना होगा, एंड उससे भी पहले उसको प्योरीफाई, उसका सेपरेशन मेथड्स कराने होंगे। आपने कोई ड्रग डेवलप की है तो उस ड्रग के प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स आप लोगों को कराने होंगे। तो देखो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, all the processes to which a product is subjected to before being marketing। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले, एज अ फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में भेजने से पहले, उससे पहले किए जाने वाले सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्या क्या आता है, बायोरिएक्टर्स से अपने प्रोडक्ट को सेपरेट करना, दिस इज सेपरेशन। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना वहां से, देन फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। आपने कोई अगर फूड प्रोडक्ट डेवलप किया है
तो उसके अंदर आपको प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स डालने होंगे उसको पैकेजिंग करते टाइम। अगर आपने कोई ड्रग डेवलप किया है तो आपको उसके सारे क्लिनिकल ट्रायल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग आपको कराना पड़ेगा। तो अगर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आता है एग्जैक्टली सेम वे में आप लोग डेफिनेशन देंगे वहां पे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है एग्जाम में। डिस्टिंग्विश करना है सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमारे बैक्टीरिया के पास दो टाइप के डीएनए होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन जो उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए वो कैसे होता है, वो लीनियर डीएनए। तो पहला डिफरेंस, प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, बट क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर होता है। प्लाज्मिड के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, बट क्रोमोसोमल डीएनए किसके अंदर पैक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर पैक्ड होता है। प्लाज्मिड डीएनए आपको हेल्प करता है एज अ वेक्टर की तरह। इट गिव्स द सेल एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, क्योंकि उसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए के पास ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या यहाँ तक हमारा सॉर्टेड। अब नेक्स्ट डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि डेफिनेशन कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सी है, आरएनए के अंदर राइबोज है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिजम्स में, बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ किसमें बच्चों, वायरसेस के अंदर। डी फॉर डबल स्ट्रैंडेड एंड आर फॉर ये होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल। नेक्स्ट डिफरेंस बच्चों, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर से। तो अगर आपका न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, न्यूक्लिक एसिड को कट करे, एक्सो जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए डीएनए जो आपके डीएनए को कट कर रहा है, कहां से, एंड से, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर से, बाहर के साइड से, उसको एक्सोन्यूक्लियस। और अगर वो डीएनए के विद इन कहीं डीएनए को बीच में से कट कर रहा है, दिस इज नॉन एज एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे वर्क करेगा। एंडोन्यूक्लियस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा, 5 to 3 वाले में भी और 3 to 5, दोनों स्ट्रैंड्स को सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन से कट करता है। ये पॉइंट्स आप लोगों को मेंशन करने हैं अगर आपके एग्जाम में इसके बीच में डिफरेंस आता है पूछने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे, आई गेस यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस जो कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं। अब देखो केस स्टडी क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को दे दिया जाता है, उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखो, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच द वेक्टर शोन इज इंसर्टेड। और वेक्टर देखो यहाँ पे नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, कौन सा वेक्टर है ये, PBr322। अब आपको क्या बताना है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है in which the vector shown is inserted to get the copies of the desired gene। अगर आप desired gene की कॉपीज बनाना चाहते हैं तो आप प्लाज्मिड, अब आपको पता है हमारे बैक्टीरिया जो होता है इकोलाई, उसकी बॉडी में हम PBR मतलब सारे प्लाज्मिड्स एंटर कराते हैं, एनिमल्स में रेट्रोवायरस कराते हैं और प्लांट्स में क्या कराते हैं, टाइप्लाज्मिड कराते हैं। तो आपको पता है ये वाला क्वेश्चन, तो पहला आंसर हुआ इकोलाई, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, मेंशन द एरिया labeled in the vector responsible for controlling the copy number of the inserted gene। अभी अभी मैंने आपको ORI साइट में चीज पढ़ा है, origin of replication साइट, डीएनए की वो साइट होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एंड ये कंट्रोल करती है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड जीन। जो आपने जीन को लिंक करा है उसकी कितनी कॉपीज आप बनाना चाहते हो, वही क्वेश्चन पूछ लिया देखो आप लोगों से कि अगर आपको कॉपी नंबर को कंट्रोल करना है तो इस वेक्टर का वो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सिलेक्टेबल मार्कर इन द वेक्टर शोन। अब आपको पता है इसके पास दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ध्यान से सुनना है बिल्कुल मेरी बात एकदम फोकस के साथ। एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब अगर सपोज मैंने क्या किया, इन जीन्स के ऊपर कोई डीएनए, मतलब आपको पता है कि जो मेरी टेट्रासाइक्लिन जीन है उसके पास दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, BAM H1 और SAR1। अगर मैंने क्या किया,
बाम H1 डाला इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये कहाँ से कट करेगा, उसको टेट्रासाइक्लिन से कट करेगा। अब जैसे ही टेट्रासाइक्लिन वाला जीन कट हुआ तो क्या टेट्रासाइक्लिन जो साइट है, जो सिलेक्टेबल मार्कर है, काम कर पाएगा? बिल्कुल ये काम नहीं कर पाएगा। फिर इसको मैं क्या करूंगी, एक होस्ट सेल की बॉडी में ट्रांसफर करूंगी। अब अगर मेरा वो होस्ट सेल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है तो इसका मतलब मेरा जीन लिंक्ड नहीं हुआ है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, अब मेरा जो होस्ट सेल है जिसकी बॉडी में मैंने प्लाज्मिड डाला वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरा ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर मेरे को क्या हेल्प कर रहा है, मेरे को ये चीज पिक करने में हेल्प करना है कि कौन मेरा रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। हेल्प करेगा ना, जिसके अंदर सपोज कर एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, एक चीज बस याद रखना है आपको पॉइंट, जिसके अंदर सपोज ये एम्फिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन एक दोनों अगर वर्क कर रहे हैं तो उसको लिख देना डायरेक्टली नॉन रिकॉम्बिनेंट। सिंपल, दोनों में से कोई एक वर्क कर रहा है तो उसको लिख देना रिकॉम्बिनेंट। कुछ नहीं सोचना है कौन सा जीन है, जीन लिंक हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं सोचना है। दोनों के दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिख देना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सिंपल, समझ में ये पॉइंट कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, आई गेस समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां तक हम लोगों को देखो सब कुछ सॉल्व है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। राजेश वाज डूइंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू प्योरीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स। गिवन बिलो इज द स्केच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हिम। ये एक छोटा सा स्केच दिया जो आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दिया हो। एट विच एंड ही वुड हैव लॉटेड द सैंपल्स एंड वेयर। अब देखो, अब ये बोल रहा है सैंपल क्या हमारे पास डीएनए होता है सैंपल, तो सैंपल को हम कहाँ पे लॉटेड कराते हैं, ए पॉइंट या बी पॉइंट। अब हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं एनोड या कैथोड। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज है तो उसको किधर से लोडेड कराएंगे, नेगेटिवली चार्ज वाले से। तो नेगेटिव चार्ज कौन होता है, कैथोड। कैथोड की साइड से लोड कराएंगे। यहाँ पे कौन किस साइड से कराते हैं, ए साइड से, जहां पे वेल प्रेजेंट होते हैं। तो आप ए साइड से सैंपल को लोड कराएंगे, इट विल मूव फर्दर, किस साइड ये मूव करेगा, टुवर्ड द बी पॉइंट। पहला पॉइंट किया। Analyze the reason for different positions taken by the DNA strand। हमारे DNA strand ने अलग अलग positions क्यों ले लिया, मतलब आपने उसको ए पॉइंट से डाला, मतलब राजेश जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहा था तो उसने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ए पॉइंट से डाला, तो कुछ फ्रेगमेंट्स तो डी के बिल्कुल क्लोज चले गए, कुछ फ्रेगमेंट्स बीच में रह गए, कुछ फ्रेगमेंट्स ए में। अब फ्रेगमेंट्स का साइज क्या था, अलग अलग था। डीएनए फ्रेगमेंट जो छोटी फ्रेगमेंट्स है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल मूव फास्टर एंड लार्जर फ्रेगमेंट्स विल मूव स्लोवर। तो ये इस बेसिस पे आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पोजीशन आउट हो गई। क्यों, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के बेसिस पे उनका मूवमेंट, एंड मूवमेंट किसके ऊपर होता है, एगेरोस चेन के ऊपर। तो यही आप लोगों को लिख देना है। थर्ड, इलैबोरेट द स्टेप ही वुड हैव फॉलो टू विजुअलाइज डीएनए। मतलब पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे छुपा है, इतना समझ लेना। अब उसको डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करना है, क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स लिया, के ऊपर इथीरियम ब्रोमाइड डाले, डाई होता है, उसके ऊपर यूवी लाइट डाला तो उसको ऑरेंज ब्राइट कलर दिखाई देंगे, जो कि दिखाया बताएंगे कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है। सॉर्टेड केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देखो कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों से क्या पूछता है, अगेन वही आ गया पीवीआर 322 का। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर पीवीआर 320। यानी क्वेश्चन 2011 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ए और डी के नाम से, देखो मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे, ये रहा हमारा ए और डी। अब हमें पता है ए यहाँ पे क्या होता है हमारा, एम्फिसिलिन होता है, और इधर होता है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो हमने सिलेक्टेबल मार्कर बता दिए क्या है, ए और डी टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज कंसीडर अ बेटर मार्कर। मतलब हमने बीटा ग्लाइकोसाइडेज वाली जो सीक्वेंस है उसको एक अच्छा मार्कर माना गया है एज कंपेयर टू द एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। क्यों, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइडेज में आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट बना तो व्हाइट कलर देगा, रिकॉम्बिनेंट नहीं बना तो ब्लू कलर देगा, इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए टू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब
जैसे हम कोई डीएनए सीक्वेंस ऐड कराते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड कराते हैं हमारे वेक्टर के अंदर, तो जिस साइट पे ऐड करा है वो साइट डीएक्टिवेट हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बोलते हैं नहीं। इसी की वजह से तो हमारा क्या होता है, अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट बनता है तो ब्लू कलर, सॉरी व्हाइट कलर, नहीं बनता है तो ब्लू कलर। इसीलिए इसको एक बेटर मार्कर माना जाता है। Why is it essential to have a selectable marker in a coding vector, cloning vector सॉरी। हमारे लिए सिलेक्टेबल मार्कर जरूरी क्यों है क्लोनिंग वेक्टर में होना? क्यों हमने बोला कि वेक्टर को एक परफेक्ट वेक्टर हम तभी बोलेंगे जब उसके पास 3 साइड्स होंगी। कौन कौन सी साइड्स? ORI साइड, selectable marker and third restriction site. Selectable marker essential to identify and eliminate non transformant को और recombinant non recombinant को identify करने में हम लोगों को हेल्प करता है, इसलिए सिंपल। चल यस, तो यहाँ तक सबको क्लियर है सेलेक्टेबल मार्कर हम लोगों को क्यों जरूरी होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ना इसमें सफिशिएंट नहीं है, इसमें चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्क कैरिड आउट बाय कोहन एंड बोयर। हर्बर्ट कोहन एंड बोयर जो साइंटिस्ट थे, इनको उन्होंने क्या काम किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, एंड बायोटेक्नोलॉजी में इनको आपको कंट्रीब्यूशन बताना। आपको पता है स्टेनले कौन है, हर्बर्ट बोयर 1972 में इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कैसे बनाया था आपको पता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया था एंड उसको बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट द पीस ऑफ डीएनए। फिर उसको लिंक किसके साथ करा दिया था, सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के साथ, एंड फिर इसको एंटर करा दिया था किसके अंदर, आपके देखो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, सैल्मोनेला टाइफाइबैक्टीरियम का प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड के अंदर वो जीन इंसर्ट कराया, इस प्लाज्मिड को इकोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा दिया। सिर्फ इतना काम किया था, इसी को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, बाकी आप लोगों का हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉर्टेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। Explain with the help of an example the relationship between restriction endonuclease and a palindromic। अब आपको पता है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, हमारे जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो सब डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट करता है, उस साइट को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, उस पूरी सीक्वेंस को बोलता है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पहले पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस डीएनए में कट लगाते हैं। अगर आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं तो कौन सा एंड बनाते हैं, ब्लंट एंड बनाते हैं। सेंटर से अवे कट करते हैं तो स्टिकी एंड्स बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और पैलिंड्रोमिक। आप एक पैलिंड्रोमिक साइट बना के दिखा देना जैसे इन्होंने इको R1 का दिखाया हुआ एंड इस चीज को एक्सप्लेन कर देना, बहुत सिंपल है। इससे ज्यादा कोई राम कथा नहीं लिखनी है, इसमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को लिख के चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर सीजर्स सो कॉल्ड एंड राइट देयर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ये भी देखो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। मॉलिक्यूलर सीजर को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोलते हैं, एंड इनका यूज बताओ। अब सीजर है, किसी ना किसी चीज को कट करेगी, किसको कट करेगी, हमारे डीएनए को कट करेगी। तो जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि वो हमारे डीएनए के सेगमेंट को एक पर्टिकुलर लोकेशन से कट करता है। एंडोन्यूक्लियस लिखा तो पर्टिकुलर लोकेशन, एक्सोन्यूक्लियस कहीं से भी कट करता है और हमेशा एंड से कट करते हैं। सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक साइट से अवे, बट दोनों स्ट्रैंड्स में सेम बेस पेयर है। अगर एक स्ट्रैंड में जी और ए के बीच से कट कर रहे हैं तो दूसरे स्ट्रैंड में भी जी और ए से ही कट करेगा। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन विद ओवरहैंगिंग। वो देखो लास्ट वाला कि अगर आपके सेंटर से अवे कट करेगा तो हमारे स्टिकी एंड्स बन जाएंगे और फिर वही स्टिकी एंड बहुत जल्दी कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। दिस स्टिकनेस फैसिलिटेट करता है कि हमारा जो डीएनए लाइगेज उसको कम काम करना पड़े, क्योंकि डीएनए लाइगेज को सिर्फ 2 ही बेस पेयर्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे ये समझाया था मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इको R1 इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इको R1 क्या, इको R1 पहले डीएनए की लेंथ को पता करता है, फिर वहां से अपनी
इसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या है? गा टीटीसी, GAA टीटीसी। लिख लो इस सीक्वेंस को। पहले अपनी सीक्वेंस पता करेगा कि जहां पे इसको ये सीक्वेंस मिल गई वहीं से कट करेगा। सपोज करो इसको मिल गई ये सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक है, तो ये यहां से कट करेगा और यहां से, मैंने बताया ना, दोनों स्ट्रैंड्स के दो अपोजिट स्ट्रैंड्स के सेम बेसिस के बीच में से कट करते हैं। पहले पूरी डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट किया, फिर रिकॉग्नाइज किया अपनी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, फिर उस डीएनए से बाइंड कर गया एंड दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर दे एक स्पेसिफिक एंड से। पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को मैंने बता रखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये पूरा मैकेनिज्म है। पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंड सेकंड। एंड व्हाई वी कॉल इट हिंड सेकंड? क्योंकि ये सबसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर सबसे पहले देखा गया था, लेकिन आइसोलेट करने में इसको 5 इयर्स लग गए थे, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर में हमने सेकंड रखा। तब तक कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने हीमोफाइलस की बॉडी के अंदर से दूसरा एंजाइम निकाल दिया। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शो स्टेट हाउ हैज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस बीन यूज्ड अ यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए टू प्लांट्स। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो प्लेन कैसे करना है वो समझ लो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस एक बैक्टीरिया है, उसको हमने कैसे यूज किया एज अ क्लोनिंग वेक्टर अपने डीएनए को प्लांट सेल में। अब हमने देखा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस क्या था, हमारे जो प्लांट की जो रूट्स थी उसको इन्फेक्ट कर रहा था, क्राउन गोल्स बना रहा था या नहीं, ऐसी कुछ चीज। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने प्लाज्मिड को प्लांट सेल के बॉडी में ट्रांसफर करा दे रहा है और वहां पे ट्यूमर कोज कर दे रहा है। अब ट्यूमर कोज क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके प्लाज्मिड के अंदर ट्यूमर कोजिंग जीन था। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ये सोचा क्यों ना इसके अंदर से जीन निकाल दे और अपना अच्छे वाला जीन निकाल दे। जा तो वैसे भी रहा है, इफेक्ट तो वैसे ही कर रहा है बॉडी का, वो इन्फेक्शन वाला जीन निकाल दिया हम लोगों ने और अच्छे वाला जीन दे दिया। तो ये हमारा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, वही हमने यहाँ पे किया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस नॉन टू बी नेचुरल वेक्टर, हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक नेचुरल वेक्टर की तरह काम करेगा जिसके अंदर एक पैथोजेनिक प्लाज्मिड था। इट इज कैपेबल ऑफ पासिंग इट्स डीएनए, अभी जो मैंने बताया आपको, अपने डीएनए को पास कर रहा था प्लांट की बॉडी के अंदर और वहां पे ट्यूमर कोज कर रहा था। हम ट्यूमर कोजिंग जीन कहाँ पे था? उस बैक्टीरिया की प्लाज्मिड के अंदर था। उस जीन को रिप्लेस कर दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से और फिर हमने उसको नेचुरल वेक्टर की तरह यूज करा। तो कितना माइंडेड होता है ह्यूमंस, मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने इसको यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2014 में आया, इससे नीचे वाला क्वेश्चन भी 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। Why are cloning sites in a cloning vector? Sorry, what are cloning sites? एक cloning vector के अंदर cloning sites क्या होती हैं, इनका रोल बताओ और ऐसी कोई 2 sites बताओ पीवीआर के अंदर। cloning sites क्या होती है? रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। जैसे कि हमारा टेट्रासाइक्लिन के ऊपर 2 साइट्स हैं, BAM-H1 और SAR1। अगर BAM-H1 आप यूज करोगे तो सिर्फ उसको टेट्रासाइक्लिन वाली जीन एक पर्टिकुलर साइट से कट करेगा, उसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट। रिकॉग्नाइजेशन साइट्स ऑन प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज देयर साइट और अपने डीएनए को कट करने के लिए और एलएन डीएनए को वहीं पे एंटर कराने के लिए। बिकॉज जब डीएनए को आप कट कराओगे तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के लिए भी यूज करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर के लिए यूज करोगे, तो दोनों में स्टिकी एंड्स बन जाएंगे और दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ये होता है क्लोनिंग साइट। सिंपल, देखो कितना छोटू सा क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब इतना हम लोगों को क्लियर है, अब हम चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट देखो, why does the insertional inactivation method to detect recombinant DNA is preferred to antibiotic resistant procedure? Why does the insertional inactivation method को यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, उसको प्रेफर किया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोसीजर में। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हमेशा हम वहां पे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाला एग्जांपल एक्सप्लेन देखो 2016-17 में दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपके बार भी ऐसा हो सकता है कि अभी आप 2023 में एग्जाम देंगे तो 2022 वाला क्वेश्चन आ रहा है, 21 वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों को पढ़ के जाना है। बिकॉज कंसेप्ट आप पढ़ोगे लेकिन क्वेश्चन एक बार पढ़ के ना फिर एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन में अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, सारे मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको बताया कि होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, जब लैक्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या करता है, अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक कलर शो करता है। ऐसे ही यहाँ पे इसने किया,
कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, जब भी आप एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होगा, जब भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, मतलब डीएनए इंसर्ट हुआ, साइट डीएक्टिवेट हो गई या इनएक्टिवेट हो गई, तो एक कलर शो करेगा। एब्सेंस ऑफ एन इंसर्ट, अगर कोई भी इंसर्ट नहीं हुआ है तो वो कलर शो करेगा प्रॉपरली, अगर आपकी साइट वर्क कर रही है। प्रेजेंस ऑफ एन इंसर्ट इन द एंजाइम, कि आपके एंजाइम के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट हुआ है तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज में रिकॉम्बिनेंट बना तो व्हाइट कलर, नहीं बना तो ब्लू कलर। इसको लिख लो कहीं पे, बना तो व्हाइट कलर, नहीं बना तो ब्लू कलर। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैज बीन टेकन प्लेस ड्यू टू द इंसर्ट ऑफ एन अलाइन डीएनए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मेथड रिक्वायर होता है डुप्लीकेट प्लेटिंग के लिए। इट इज अ क्यूबरसम प्रोसीजर टू परफॉर्म। ये पॉइंट्स आप अगर सेम क्वेश्चन आते तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड विद इन द जीन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइड इज द जीन, लाइक दैट जीन एंजाइम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियम। एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आपने लिया जिसके अंदर एक जीन का इंसर्ट हुआ, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपने लिया, उसके अंदर आपने जीन इंसर्ट करा दिया और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। Explain the method that would help in selection of recombinant colonies from non-recombinant। वही सिंपल सा मेथड, ब्लू कलर हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट कलर हुआ तो रिकॉम्बिनेंट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन रिफर्ड टू एज इंसर्शनल एक्टिवेशन। क्योंकि जब भी डीएनए इंसर्ट होता है हमारा जीन इनएक्टिवेट हो जाता है। इंसर्शनल, इंसर्ट होने के बाद इनएक्टिवेशन हो जाना आपके एक पर्टिकुलर जीन का, जीन इनएक्टिवेट हो गया तो जीन जो एंजाइम बना रहा था वो एंजाइम भी नहीं बनेगा हमारा, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था, मतलब लेटेस्ट ही है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन करनी है। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जब आप उसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से रीड करें तो सेम आता है। तो क्या लिखा है इन्होंने, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है प्रेजेंट बोथ ऑन द वेक्टर ऑन अ डिजायर, मतलब वेक्टर के ऊपर भी और मेरा डिजायर जीन के ऊपर भी। जो मेरा डिजायर जीन है उसको, क्योंकि वेक्टर को और डिजायर जीन को दोनों को कट करने के लिए मैं हमेशा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगी, तो दोनों के अंदर सेम ही एंड्स बनेंगे, एक के पास सर्कल बने दूसरे के पास, तो वो इजीली बाइंड अप हो पाएंगे, जैसे लॉक एंड की होता है प्रॉपर्ली वाला, वैसे वहां पे एंड्स बन जाएंगे तो डायरेक्टली एक दूसरे में ज्वाइन अप हो जाते हैं। इसलिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बहुत हेल्प करती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। What is the use of restriction endonuclease in the above process? जो अभी आपने प्रोसेस करा उसमें restriction endonuclease, अब endonuclease है डीएनए को कट करेगा। Every endonuclease inspect the entire DNA sequence for the पहले, मतलब पहले पूरे डीएनए के सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेगा, फिर उसके अंदर देखेगा कि वहां पे कोई डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, करेगा। फिर उसके बाद मतलब पहले अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको सीक्वेंस मिल जाएगी, वहां पे कट ऑन फाइंडिंग द, जैसे पैलिंड्रोमिक मिला वो वहां पे डीएनए से बाइंड कर जाएगा, फिर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। शुगर फॉस्फेट बैकबोन लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा अवे कट करता है, मैक्सिमम केसेस में स्टिकी एंड्स बनते हैं, जिसकी वजह से ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बन जाएंगे, इनको स्टिकी एंड बोलेंगे। फिर उन स्टिकी एंड्स को हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करा देंगे। सेम कहानी बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, बट आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, इन पीवीआर 322 बच्चों देखो ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन को 2015, 17 और 2018 तीन पेपर्स में आया क्वेश्चन है। अब इसके आगे 2023 भी लिख देते तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। पीवीआर 322 के अंदर फॉरेन डीएनए हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन द टेट्रासाइक्लिन रीजन। एक फॉरेन डीएनए को आपने टेट्रासाइक्लिन रीजन के अंदर एंटर करा फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स गिवन बिलो, व्हिच वन शुड बी यूज्ड, कौन सा यूज करें, जो टेट्रासाइक्लिन साइट के ऊपर जिसकी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती है, किसकी होती है, BAMH1 की होती है और SAR1 की होती है। गिव रीजन व्हाई द टू एंजाइम्स कैन नॉट बी यूज्ड, बाकी दो एंजाइम्स की जो सीक्वेंस होती है वो टेट्रासाइक्लिन में प्रेजेंट नहीं होती, सिंपल सा है। PVU1 की कहाँ पे होती है, विल नॉट बी यूज्ड, क्योंकि इसकी साइट होती है एम्फिसिलिन पे, और EcoR1 की तो किसी भी सेलेक्टेबल मार्कर पे नहीं होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलो यहां तक हमारे हुए क्वेश्चंस डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन क्वेश्चन बच्चों आज का। जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा ना,
100% इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का, क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। इससे बाहर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाई मस्ट अ सेल बी मेड कॉम्पिटेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट? बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में हमको तो बैक्टीरिया को हमने कॉम्पिटेंट बनाया था, आइस पे रखा, फिर हीट शॉक मेथड दिया, हाइट पे रखा, हीट शॉक मेथड दिया, पहले उसको जो हमारा होस्ट सेल है उसके अंदर उसको कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस लिए ताकि उसके अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बन गए, ऐसा ऐसा कुछ किया था ना, वही प्रोसेस पूछ रहे हैं कि सेल को कॉम्पिटेंट क्यों बनाया। सेल को हमें कॉम्पिटेंट इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, मतलब सेल मेम्ब्रेन, और डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है। अब एक हाइड्रोफिलिक क्यों मिलेंगे आपस में? नहीं मिलेंगे वो, तो इसलिए हमें क्या कराना पड़ता है, अपने सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस में रखेंगे ताकि उसके अंदर पोर्स बन जाए, सेल वॉल में डीएनए एंटर हो जाए। सिंपल। हाउ डज कैल्शियम आयन हेल्प इन डूइंग सो? क्या करता है? पोर्स बनवा देते हैं बस। स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में बायोलिस्टिक गन का क्या हेल्प होता है? बायोलिस्टिक गन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलएनडीएनए प्लांट सेल के अंदर, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स यूज करते हैं गोल्ड और टंगस्टन के यूज करते हैं, इसके ऊपर अपने डीएनए को कोट करा देते हैं। क्यों गोल्ड एंड टंगस्टन? क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिंपल। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता तो राइट इन द कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे को बता सकते हो, या आप लोग क्लासेस में जब लोग मिलते हैं आप क्लासेस में मेरे को बता सकते हो। इसके बाद हम लोग करेंगे आपका एप्लीकेशंस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस और देन माइक्रोब्स वाला, एंड उसके बाद जितने भी हमारे चैप्टर्स रह रहे हैं आई प्रॉमिस आप लोगों के एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स के आपके सॉल्यूशंस करा देंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।